जन टीवी, जन जन की आवाज। पहले चरण के लॉकडाउन के दौरान देश में 550 के करीब पॉजिटिव केसेस थे और तब तक 10 लोग कोरोना के शिकार हो चुके थे। महाराष्ट्र और केरल दो ऐसे राज्य थे जहां संक्रमण ज्यादा फैल रहा था। ऐसे में पीएम मोदी ने देश की जनता का आह्वान करते हुए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 548 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की। हालांकि इस बीच पीएम मोदी के आह्वान पर 9 अप्रैल को 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर दीपक, टॉर्च, मोबाइल फ्लैश इनको जलाकर देश की जनता ने एकता का संदेश भी बखूबी दिया। पहले लॉकडाउन के बाद अब लॉकडाउन 2 शुरू। आज देश को बंद हुए 1 महीना पूरा। राजस्थान सहित कई राज्यों ने पहले ही कर दिया था लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की बढ़ी रफ्तार। इस बीच सरकार ने संसाधन भी किए विकसित। तो इस बीच सियासत भी हो रही हावी। देश में जब 550 के करीब पॉजिटिव मामले थे तो पीएम ने गंभीरता दिखाते हुए देश को लॉकडाउन किया, लेकिन आज इससे 40 गुना मामले ज्यादा देश में आ चुके हैं, जिसको देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा पीएम मोदी ने फिर की और लॉकडाउन को 14 अप्रैल की जगह 3 मई तक बढ़ा दिया। लेकिन इस बीच कुछ चीजें अच्छी भी रही। 2 गुना लैब तो 4 गुना रफ्तार से कोरोना विशेष अस्पताल तैयार हो गए। देश में आज 23,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जबकि अभी तक 700 से ज्यादा कोरोना के शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक 5 लाख लोगों से ज्यादा की जांच भी हो चुकी है। इस बीच अच्छी बात यह है कि लगभग 5,000 पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 23 राज्यों के 78 जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 14 दिन से कोई मरीज नहीं मिला है। सरपंच संवाद के दौरान भी अच्छे काम करने वाले सरपंचों को पीएम ने बधाई दी। कोरोना से भारत की जंग जारी है, लेकिन इस बीच सियासत के गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना जंग में फतह होने से पहले राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लॉकडाउन के 1 महीने की इस पीरियड की। क्या कुछ रहा, क्या मैसेज गया, जनता कितनी खड़ी रही, हमारे हुक्मरान जो हैं उनका क्या स्टेटस रहा, पब्लिक उनके साथ कितनी कोऑपरेशन में रही, तमाम पहलुओं को लेकर के हम कोशिश करेंगे और भविष्य की क्या चिंता है इस लॉकडाउन के बीच, कोरोना के इस दहशत के बीच। तो यही हमारा आज का चर्चा का बिंदु। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जाने माने आर्थिक समीक्षक जयसिंह जी कोठारी साहब, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक नारायण बारट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं कोठारी साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 1 महीने का लॉकडाउन पीरियड
क्या हमारा भविष्य की कुछ इससे चिंताएं हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कहां से देंगे, जॉब्स आ सकती हैं, तो एक महीने के पीरियड में क्या बिल्कुल ये हम तय कर सकते हैं कि बहुत से बहुत खतरे में? देखिए, सबसे पहले इसको हमको देखना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन है और जो बीमारी की समस्या है, उसके लिए जो भी सरकार ने काम किए हैं, प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, वो बहुत ये कह लीजिए साधुवाद की पात्र है हमारी सरकार कि उन्होंने केवल संकेत जब इससे मिले उसी समय में ये ले लिया। ये जो इंडस्ट्री और ये तो साइड इफेक्ट है इसके, और वो तो हर कंट्री में हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी होंगे, उसका कोई निदान नहीं हो सकता, उसका रास्ते निकालने पड़ेंगे। लेकिन जो भी सरकार ने अब तक किया और एक महीना आज पूरा हुआ, उसमें मेरा ये मानना है कि हम कम से कम कंट्रोल सिचुएशन हमारी है कि जितनी रफ्तार से ये बढ़ना चाहिए था वो रफ्तार अभी तक नहीं बढ़ी है, और हमारी पॉपुलेशन साइज को देखते हुए अभी तक हम ये कह लीजिए सेकंड स्टेज में ट्रेवल कर रहे हैं, थर्ड स्टेज में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 1 लाख केसेज भी हों तब तक भी हम कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर उससे ऊपर होते हैं और सोशल ट्रांसमिशन में अगर हम एंटर होते हैं तो फिर खतरे वाली बात है, और उसके लिए मैं मानता हूं कि कम से कम 15-20 दिन के आने वाला जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, इस मेजरमेंट के हिसाब से। इसलिए अब आगे 3 तारीख तक का लॉकडाउन तो सरकार ने अनाउंस कर ही रखा है, लेकिन 3 तारीख की स्थिति के देखने के बाद में आगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कम से कम आप मान के चलिए 15 दिन का लॉकआउट सरकार को और बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी यस गोयल साहब से मेरा एक सवाल है। गोयल साहब, मुझे अच्छे से ध्यान है 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, उस वक्त हर जुबान पे देशभक्ति का जज्बा था। उससे ये लगता था कि मुल्क में सरकार किसी की भी हो, आम हिंदुस्तानी को इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। वह सिर्फ ये देखता है कि मेरे देश में अगर कभी भी कोई इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो आम आदमी उसके लिए खड़ा होता है। वही नजरिया मैं उससे भी कहीं आगे देख पा रहा हूं। लॉकडाउन पीरियड जो हमारा रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान हो या चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का रहा हो, पब्लिक हमेशा खड़ी होती दिखाई दी है। कुछ केसेस छोड़ दीजिए, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट के उस डिसीजन के साथ में रहे, उसे फॉलो कर रहे हैं। एक बड़ा मैसेज गया, लेकिन उसका दूसरा पहलू मैं ये भी देख रहा हूं। ये एक पहलू है आम पब्लिक का, लेकिन दूसरा पहलू लॉकडाउन का 1 मंथ कंप्लीट करते करते जो एक सियासी चेहरा सामने आ रहा है हमारे राजनीतिक दलों का, सियासी इस वजह से कह रहा हूं, जो राजनीतिक दल है वो अपने आप में एक सियासी है, लेकिन आज हम सियासत को लेकर के और सियासी शब्द को प्रयोग वहां करते हैं कि कहीं खिंचाव होता है, आपसी तनाव होता है, वहां इसको हम फिट करके देखते हैं। तो 1 महीना जब जाते जाते स्टेटमेंट्स जो देखे जा रहे हैं राजनीतिक दलों के, उसमें कहीं ना कहीं तलखी नजर आती है। जनता साथ है, वह लड़ रही है, सरकारें गवर्न कर रही है हमारे सिस्टम को, लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ साथ आम जनता भी बिल्कुल पीछे नहीं है। तो इसे किस नजरिए से देखा जाए? 1 महीने के पीरियड में या तो राजनीतिक दल ऊब गए कि उन्हें एक सियासी बातें करने का अवसर नहीं मिल पा रहा, आपस में खींचतान का अवसर नहीं मिल पा रहा, इसे किस तरह से देखा जाए? ऐसा है योगेंद्र जी, जनता पूरी की पूरी देश के साथ है। जो उन्हें कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, चाहे उन्हें थाली बजाने का कहा गया है, चाहे उन्हें कटोरी बजाने का कहा गया, चाहे उन्हें दीपक जलाने को कहा गया, मतलब बिना पार्टी भेद के सब लोगों ने ये काम किया। इससे ये साबित होता है कि हम सब साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जब से ये चल रहा है लॉकडाउन, एक्सटेंडेड भी चल रहा है सेकेंड पार्ट, तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। पब्लिक साथ, अगर आगे भी एक्सटेंशन होता है तो पब्लिक फिर भी तैयार रहेगी। अभी जो आप तलखी की बात कर रहे हैं कि अभी पिछले 1-2 हफ्ते से तलखी की बात आई है, और सेंटर की टीम जयपुर आई, उसने भी यहाँ पर रामगंज एरिया में काफी इंस्पेक्शन वगैरह किए और सरकार की योजनाएं देखी। तो उसके पीछे छोटी सी जो रेड स्मेल जिसे बोलते हैं वो उसमें है। अगर इंदौर से हम कंपेयर करें, उन्होंने 4 राज्यों का कहा था, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर था, राजस्थान का जयपुर था, जबकि जयपुर की स्थिति इतनी खराब नहीं थी इंदौर के कंपैरिजन में। भोपाल में 58 मेडिकल ऑफिसर्स कोरोना से संक्रमित थे, और जो मेडिकल सेक्रेटरी थी वो थी, परंतु यहाँ के राजनीतिक दल ने सेंटर तक ये बात पहुंचाई कि रामगंज में भेदभाव हो रहा है, जैसा आपने कहा तलखी थी, वो हम महसूस करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी हमें, तो उन्होंने इस तरह की तलखी दी तो सेंट्रल टीम आ गई। उसके बाद ये समस्या आ गई इन लोगों के पास कि अगर सेंटर में कोई कुछ काम हो रहा है, क्योंकि वहां बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट लेड एनडीए गवर्नमेंट है, तो वहां पर
कांग्रेस जो भी कुछ कह रही है उसको विपक्ष की तरह देखा जा रहा है। राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, यहाँ जो विपक्ष बोल रहा है वो बीजेपी के नजरिए से देखा जाता है और आपसी खींचतान हो रही है, क्योंकि इनमें जो दोनों पार्टियों के जो अपने मुद्दे हैं वो बहुत दिमाग में उन लोगों के घुसे हुए हैं। हमारे वाले राजस्थान के लोगों को ये लगता है विपक्ष को कि नहीं, ये किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को फेवर कर रहे हैं, और सेंटर में कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो है जो रिलीफ के मेजर्स है वो रिलीजन पे नहीं है, वो मुद्दों पे है, वो क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने कल ये घोषणा कर दी, सेंटर ने 21 मिनट ले उन्होंने ये घोषणा कर दी कि डीए नहीं बढ़ेगा पेंशनर्स का और एम्प्लॉइज का। नुकसान किसका हो रहा है? एक नेता बोला दिल्ली में आज कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता क्यों भुगते? तो राजनीतिक गोयल साहब यह सवाल मेरा इस वजह से है, इस नाते यह सवाल मैंने आपसे किया है कि जब जनता अपने दुख तकलीफ को भुला करके जज्बे के साथ देश के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, उनको कोई मतलब नहीं कि लीड कौन कर रहा है, वह सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरा देश इस महामारी से बचना चाहिए। एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है। और आज मुझे लगता है कि जितना सरकारें कर रही हैं शायद उसके आसपास भामाशाह भी कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, किसी को कहीं पहुंचाना है, किसी की क्या मदद करनी है। मुझे लगता है कि सरकार के बूते के बाहर होती है अगर पब्लिक इस तरह से सहयोग नहीं कर पाती। तो जनता इतना खड़ा होकर के कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये जरूरी वक्त था जिसमें राजनीतिक बातें की जाती या ये आपसी खींचतान होती, इसे टाला जा सकता था? जो नेता है उन लोगों को संयम बरतना चाहिए बहुत ज्यादा। ये तो परिलक्षित होना ही नहीं चाहिए कि हमारे राजनीतिक जो नेता हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर कोई किसी कैपेसिटी में कुछ कह रहे हैं तो बातें निकाल करके करी जा रही हैं। राजस्थान में तो सेंटर में इतना नहीं हो रहा, सेंटर में इस लेवल पे नहीं हो रहा है, यहाँ राजस्थान में हो रहा है और ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं मानना है ये अच्छा जनता समझती है सब, तो व्हाई दे आर टॉकिंग दिस, इसलिए इसको जरूरी है कि बंद होना चाहिए। मैं लौटूंगा गोयल साहब वापस आपके पास में, नारायण बारठ साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। बारठ साहब मेरा सवाल आपसे यह है, 1 महीने का लॉकडाउन पीरियड जो मैंने देखा, हम सब लोगों ने देखा, आप लोगों ने हो सकता है काफी एक वरिष्ठ हैं, काफी सीनियर हैं, आपने कुछ और भी चीजें ऐसे देखी होंगी, आपका एक एक्सपीरियंस है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड के दरमियान जो एक सब्र टूटता लोगों का नजर आ रहा था, मैंने देखा कि मोदी साहब 22 तारीख को संबोधित करेंगे। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, सब्जी मंडी में, ग्रोसरी की दुकानों पे, स्टोर्स पे जिस तरह से लोग उमड़ करके पड़ रहे थे, वो एक हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन पता नहीं कितने दिन के लिए लॉकडाउन हो, उसके लिए लोग राशन लेने के लिए दुकानों में पहुंचे। उससे भी बड़ा एक जो मैं लोगों का एक पलायन का जो एक दृश्य देखा, वो मुझे लगता है कि वो भुलाया नहीं जा सकता कभी। जिस कद्र मालूम है कि हम कुछ साधन नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों की उस बेबसी का सरकारों के नजरिए पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब ऐसी संकट किसी राष्ट्र के सामने आती है तो दो बातें होती है, कुछ लोगों के चरित्र उभरते हैं और कुछ के चरित्र उजागर होते हैं। इस मामले में जो भारत के 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनकी विपत्ति का हमने ध्यान नहीं रखा। सरकार ने जब ऐलान किया था लॉकडाउन का यकायक, तो आपने 72 घंटे ताली बजाने के लिए दिए, 24 घंटे इनको भी दे सकते थे। फिर जो मंजर हमने सड़कों पे देखा है, मैंने मेरी पत्रकारिता के जीवन में ऐसी दुखद और कारुणिक तस्वीर पहले कभी नहीं देखी जो उस दौरान देखी थी। आप सोचिए, गर्भवती औरत 1800 किलोमीटर चल के एक जगह पहुंचती है, एक परिवार रिक्शे पे पहुंच रहा है, 30-40 लोग मर गए हैं, रोटी नहीं मिली है, बच्चे अभावग्रस्त हैं, शोकाकुल हैं। तो जो जैसे कोई कहता है ना कि किसे सुनाऊं कोमल गान जब तड़प रहा है मेरी आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, तो उन 40 करोड़ लोगों के लिए बारे में आपकी कोई योजना ही नहीं थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के किया गया है, लेकिन आपके जहन में उनकी दिक्कत ही नहीं थी। अब वो कहीं फंसे हुए हैं, तो वो राष्ट्र में हाथ बटाने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे, आपके मुल्क के निर्माण में रिश्ते निभाते हैं। ये अभाव में पैदा होते हैं, अभाव में चले जाते हैं। जब आप 1800 लोगों को उत्तराखंड से लाने के लिए गुजरात से बसें भेज सकते हैं, जब आप कोटा के बच्चों को उनके मकाम तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा इनके लिए भी सोचना चाहिए था। और आपने न्यूनतम मजदूरी कुछ समय पहले उनकी 178 रुपए पर डे तय की है। आप सोचिए कैसे गुजर बसर कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो जब मजबूरी थी तब उनका गांव छूटा था। वो ऐसी कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ा, और अब कौन सी नीतियां थी जिनकी वजह से उनको शहर छोड़ना पड़ा है।
आप भारत के बड़े शहरों को देखेंगे, मेट्रोज को देखेंगे, तो इनमें तकरीबन 24% आबादी स्लम में, कच्ची बस्तियों में, वो मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ी में। यही भारत है, सच्चा भारत है। बाकी लोग तो इंडिया में रहते हैं। बाकी लोगों के तजुर्बे अब छपके आ रहे, अखबारों में आ रहे, टीवी में आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं ये दृश्य देख रहा हूं, मैं कविता लिख रहा हूं, कोई कह रहा है मैं बागवानी कर रहा हूं। लेकिन हम उन 40 करोड़ लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं जिनकी जिंदगी यकायक पहले तकलीफ देती, अब और भी नारकीय हो गई है। बारक साहब, एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, योगी आदित्यनाथ ने आज ही फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जो दूसरे राज्य हैं वहां से उनको लिफ्ट कराया जाएगा, पिक कराया जाएगा, उनको लेकर के अपने राज्य में पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात, जिस दिन लॉकडाउन का सेकंड फेज शुरू किया गया 14 तारीख को, वह तस्वीर मुझे याद है मुंबई में, जो अचानक लोग भीड़ के रूप में उमड़ करके बाहर निकल पड़े। अभी भी यह लग रहा है कि लाखों लोग जो फंसे हुए हैं उनके सब्र की सरकारें परीक्षा ले रही है। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आदमी विपत्ति में अपनी जड़ों को लौटना चाहता है। भारत ही वो मुल्क है जिसमें आदमी कहीं रह रहा हो। ये लोग तो भारत में रह रहे हैं ना। एक आदमी गुजरात में काम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूं विपत्ति में। जी जी, बारक साहब टेक्निक खामी के कारण शायद हमसे डिस्कनेक्ट हो पाए। मैं एक बार जयसिंह जी कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा वापस। कोठारी साहब, दो बातें मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो जो पलायन करके वापस लोग गांवों को जा रहे हैं, जो पलायन करके एक बार शहर में आए रोजगार के लिए, वापस चले गए गांव में, लॉकडाउन का पीरियड लंबा चलेगा। अभी ये कहना इसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो स्थितियां हैं, और आपने भी जो कहा कि 20-25 दिन आने वाले हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। जब 40 दिन का लॉकडाउन हम 3 तारीख को तय कर चुके होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकारें इतना रिस्क उठा पाएंगी। ये लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय माना जा सकता है। मनरेगा शुरू कर दी गई है गांव में, कुछ उनके लिए राहत की उम्मीद कही जा सकती है। इसे राहत की उम्मीद तो है, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अपने जो दैनिक जो नीड का है वो चीजें वो कर पाएंगे। जो कैश की जो प्रॉब्लम उनके सामने आएगी, क्योंकि जो शहर से वो आए हैं गांव में, तो उनके पास में कितने 5,000, 10-15 हजार रुपए होंगे, वो 10-15-20 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद में मनरेगा का सपोर्ट भी है, जो सरकार और किसानों को या इनको बेरोजगारों को जो भत्ता वगैरह और दे रही है, वो भी सपोर्ट सिस्टम चालू है। तो उससे नो डाउट उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो हम उसको लाइफ लॉन्ग नहीं मान सकते। वो सपोर्ट सिस्टम टेम्परेरी है, महीने, 2 महीने, 4 महीने जितने दे दे। उसके बाद क्या स्थिति रहती है, सब कुछ डिपेंड उस पर करता है। जी, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री के सामने सरकार कह रही है, दावे भी कर रही है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कह रही है कि पटरी पे लाने के लिए इंडस्ट्री शुरू कर पा रहे हैं, शुरू हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो उद्योगपति हैं उनसे बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि जो कंडीशंस रखी हैं उसके तहत इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार धरातल की बात नहीं कर पा रही है, या फिर वहीं से जो फरमान जारी किए जाते हैं उसमें कई खामियां अभी भी? वो बिल्कुल आपका कहना सही है। वो ब्यूरोक्रेटिक हमारी जो सोच है वो हमेशा हर्डल बेस रही है। आप कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, कई क्लैरिटी या सपोर्टिव सिस्टम है ही नहीं हमारा। आप वो माइंड सेट ही हमारा सिस्टम का ऐसा है कि आदमी को काम कैसे नहीं करने देना है, वही चीज वहां पे है। तो इतने प्रोस कॉन्स, इतने वो इफ एंड बट्स लगा दिए गए हैं कि आदमी को कहीं पे भी चाहे आप ट्रैप कर लो। या फिर ये कहें कि हमारा जो करप्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ये सोच है कि जहां पैसे की उगाई हो सके उस तरीके का कानून बनाए और आदमी को परेशान करके, हैरेस करके पैसे की वसूली की जाए। ये दोनों चीजें मेरे को सामने दिख रही है। इसीलिए इंडस्ट्री वाले चालू करने की स्थिति में नहीं है। और चालू भी कर ले, मान लीजिए, दूसरा मेरा ये है, तो अभी डिमांड कहाँ है? आप इतना सब कुछ करके इंटर स्टेट माल नहीं भेज सकते पूरे कंट्री में। कंट्री के अलावा बाहर आप दुनिया में कहीं नहीं भेज सकते। तो आप तो दुनिया से कट रहे हो, आप जुड़ थोड़ी रहे हो, आप एक दूसरे स्टेट से कट रहे हो आप। तो आप डिमांड, आप माल बना लोगे, वो जाएगा कहाँ पे? आप उसकी डिमांड कहाँ से आएगी? आप उसका पेमेंट कैसे आएगा? आप तो कई पहलू उसके बाद के हैं। तो अगर वो हो भी गया तो थोड़ी देर में उद्योगपति थक जाएगा और महीने 2 महीने में अपने ठिकाने आ जाएगा। तो ये वो चुनौती एक अलग है। मेरा उसमें थोड़े दिन पहले आपके चैनल पे एक चर्चा में आया था और मैंने कहा था ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, उसकी जड़ मैं मानता हूं स्टॉक मार्केट को।
जो वो चल रहा है स्टॉक मार्केट को तुरंत प्रभाव से सरकार को बंद करना चाहिए। जब आप पूरा सिस्टम बंद है वो है तो फिर स्टॉक मार्केट की क्या जरूरत है? वो हमारी इस जो फाइनेंशियल जो चुनौती इंडस्ट्री के सामने आ रही है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो इसकी जड़ है। उसका रोल ग्लोबल व्यवस्था को अपनाने के बाद में उल्टा हो गया है, वो पूंजी के क्राइसिस को पैदा करने वाला बन गया है, न कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला। जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे, ये आप हम कितने ही दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर ले, कितनी सरकारें कर ले, कुछ नहीं हो सकता। वो वहां से सकिंग ऑफ कैपिटल हो रहा है, 10,000 करोड़ रुपया रोज बाहर जा रहा है और उसके क्राइसिस का सामना हमको आने वाले समय में करना है। तो अगर सबसे पहला मेरा यह है कि सरकार को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो आपके सामने है, तनख्वाहें कट रही है, वो हो रही है, अभी तो इसके बाद बेरोजगारी आएगी। एक नीति आयोग का अभी एक दिन वर्जन था कि साहब फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको इंसॉल्वेंसी के केस आने लगे हैं, तो जब वो डूब जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम ही हमारा कोलैप्स हो जाएगा, तो क्या तो इंडस्ट्री चलेगी, कौन क्या उसका माल खरीदेगा, क्या होगा, पूरी चेन जो सिस्टम है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए और उसका जिम्मेदार मैं स्टॉक मार्केट को मानता हूं, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। जी चलिए, समय कम है मेरे पास में, एक छोटा सा सवाल मैं यस गोयल साहब से और बारेक साहब से लेना चाहूंगा। गोयल साहब, आपसे मेरा एक सवाल यह है कि आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत सारी हैं। टूरिज्म जो दुनिया का एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में निकल करके आ रहा, आईटी सेक्टर के साथ साथ, उसको लेकर के मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती। आज ही हमारे होटल वालों से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि 2 साल पटरी पे आने में लगेंगे अगर ये कोरोना सितंबर तक निपट जाता है तो। ये कुछ चिंताएं इस तरह की हैं। सरकारों का अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पैसा खर्च हो रहा है, डीए काट करके भी दिए जा रहा है, सैलरी को स्थगित की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ निपटने के लिए हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ अलाउ कर पाएगी, कुछ हार्ड स्टेप्स लेने के लिए? और अगर लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर पे इसकी गाज गिरती है, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? देखिए, ये सबसे पहले जो प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें कोरोना ना हो और जो हो गए वो ठीक हो जाए और आगे ये बढ़े नहीं। अभी भी फॉरेन से ये खबरें आ रही हैं, खासतौर से जहां डेवलप्ड नेशंस हैं, कि ये कोरोना अभी चलेगा। और जो नोबेल लॉरिएट्स हैं जो इस फील्ड के हैं, बायोकेमिस्ट्री के और दूसरे फील्ड के, उनका भी ये कहना है कि ये बायोलॉजिकल वेपन है, टाइप है, इट्स नॉट द प्योर वायरस जो कि किसी मौसम से या उससे अपने आप समाप्त हो जाए, ये चलेगा। तो हमारी प्रायोरिटी है कि ये आगे ना बढ़े, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसका कंट्रोल हो, इसकी दवाइयां हो, इसकी वैक्सीन हो। जब ये होगी तभी हम टूरिज्म की या किसी छोटे से छोटे नाई की दुकान तक का नहीं सोच सकते कि नाई की दुकान भी चल पाएगी, क्योंकि लोगों को बाल कटाने जाना है। छोटी चीज कोई भी आपको आज मार्केट में नहीं मिल रहा है जो आपकी मदद कर सके, ठीक है, दूध मिल रहा है, रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, लोगों के बैंकों में पैसे चले गए, पर हाउ लॉन्ग, कब तक चलेगा? टूरिज्म तो बहुत दूर की चीज है, होटल इंडस्ट्री तो बहुत दूर की चीज है, तब जाकर के हम समझेंगे कितना टाइम लगेगा। अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ना तो हमारे पास इलाज का कोई साधन है, हम चला रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन पे, ना हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी है, कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, सिवाय अनाज बांट रहे, घर में बैठे हैं। तो टूरिज्म वगैरह की अभी इमेजिन करना भी बहुत दूर की बात है, मैं सोचता हूँ ऐसा। जी जी, बारेक साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे है मेरा। ये लॉकडाउन पीरियड जो है, इसमें कुछ इस तरह की बातें भी निकल करके आई जो हमारी सामाजिक ताना बाना है उस पर भी कुछ असर डाल सकती थी। लोगों में संयम रहा, लेकिन इस तरह की कोई बातें होने नहीं दी गई। कुछ लगता है आपको कि ये तमाम जो चीजें हैं इसको एक नजरिए से सरकारों को देखना चाहिए? ये सवाल मेरा इस वजह से है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ जिस तरह से कई झगड़े हो रहे हैं, कोई उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कहीं उनके साथ मारपीट हो रही है, तो यहाँ रासुका को लेकर के भी सरकारों का नजरिया अलग अलग रहा, उस पर भी सियासत रही। तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? ये वक्त बहुत सारी ताकतों के लिए हिंदू मुस्लिम करने का है, नफरत का है। हमें केवल कोरोना से नहीं लड़ना है, इसके साथ साथ भूख से लड़ना है, मजदूरी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है और ये नफरत से भी लड़ना है। तो जो लोग इन पे पत्थर फेंक रहे हैं उनसे मतलब फूल तो खुद नाउम्मीद था, पत्थर का कलेजा भी पसीजा होगा जब तुमने हाथ उठा के पत्थर उस पर फेंका होगा। तो वो हमारी सामाजिक विफलता है अगर हम उन पे पत्थर फेंकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, सब जगह भारत के डॉक्टर यूके में, यूएस में काम कर रहे हैं, उन पे लोग फूल बरसा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमारी जहालत, हमारी अक्षमता, हमारी अशिक्षा, हमारी कमजोरी को दर्शाता अगर हम ऐसा कर रहे हैं। कानून बनाना, इस मौके पे कानून बनाना हमारी सबसे बड़ी, सरकार की नहीं समाज की विफलता है कि सरकार को नौबत लानी पड़े। छोड़िए आप जाहिल लोगों को, भद्र कॉलोनी में डॉक्टरों से लोग मकान खाली कराना चाहते हैं, नर्सिंग स्टाफ के साथ
जो संभ्रांत कॉलोनीज है उनमें दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें अपने जमीर से पूछना चाहिए कि क्या ये भारत वो मुल्क है जिसने संसार को कोरोना का संदेश दिया? कोरोना के मामले में हम इतने निष्ठुर हो जाते हैं। जी, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। काफी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े और यह एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं लॉकडाउन के 1 महीने के इस सफर की। आपने देखा 3 वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े और अब हमारे साथ एक पैनल है। इसमें हमारे साथ बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णु पुलवाल साहब हमारे साथ में है, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा साहब हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। 1 महीने का जो ये पीरियड रहा लॉकडाउन का, जनता सरकार चाहे स्टेट की हो या फिर केंद्र की हो, कंधे से कंधा मिलाकर हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ % लोगों को आप छोड़ दीजिए, पूरे देश की जनता मुझे लगता है कि जज्बे के साथ एकजुट सरकारों के पीछे खड़ी हुई है, पूरी तरह से मदद कर रही है। जो आदेश है उसका पालना की जा रही है। लोग अपने घरों में बैठे हैं, मुझे लगता है किसी योद्धा से कम नहीं है जो पूरी तरह से इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो सफर रहा 1 महीने का, मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूं, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहता हूं किस तरह से। हेलो जी, किस तरह से देखते हैं 1 महीने के पीरियड को? पिछले 1 महीने का पीरियड योगेंद्र जी आप हम सब जानते हैं काफी चुनौतीपूर्ण, कष्टपूर्ण और बहुत संघर्ष का रहा है। और आई सैल्यूट हिंदुस्तान की जनता ने अपेक्षा से अधिक सहयोग किया है। अगर जनरली बात करें तो ये अभूतपूर्व ऑपरेशन है भारतीय जनता का। और जैसा आपने कहा, सरकारें अपने अपने लेवल पे अपना बेस्ट फुट सामने ला रही हैं, काम कर रही हैं। और ये एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि संकट इस 1 महीने बाद भी अपनी जगह वैसे ही खड़ा है। ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम सोचें कि ये कर्व अब नीचे आने वाला है और हमने बहुत अच्छा काम किया है। ये जतन और कंटिन्यू करते रहने पड़ेंगे। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि इस समय ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब भूल भाल के सब सरकारों को एकजुट होके इसमें लग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने भी जैसा कहा कि कुछ लोग हैं जो आदतन मजबूर हैं और एक खास किस्म के चश्मा लगा हुआ है देश में, उसी नजर से देखा जाता है और ऐसे ही आलोचना एक दूसरे की कर रहे हैं। तो अब उसको सहज में लेना चाहिए और शायद पार्ट एंड पार्सल हो चुका है देश की साइकिक का। वापस लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे भाजपा से। वीरेंद्र जी, 1 महीने का जो ये लॉकडाउन पीरियड, यूं तो बात करें राजस्थान की तो 22 हो चुका, लेकिन देश में 1 महीना अब हुआ है। कर रहे हैं इसको, तो किस तरह से देखा जाए 1 महीने का जो पीरियड रहा, एक सियासी सफर भी रहा एक तरह से कहें, क्योंकि सियासी सफर इस वजह से मैं कह रहा हूं सरकारों के आदेश अलग अलग फॉलो किया, पूरी तरह से साथ में रही। तो एक नजरिए से जानना चाहते हैं कि पीरियड। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक संकल्प के साथ कोरोना के विरुद्ध की लड़ाई लड़ी है। निश्चित रूप से हम सफल भी हुए हैं, क्योंकि जिस दिन कोरोना की लड़ाई से हम प्रारंभ की थी, हमने लॉकडाउन के माध्यम से, प्रथम दिन 400 केस हमारे सामने थे और करीबन 15,000 टेस्ट हमने किए थे। तब भी औसतन पॉजिटिव केस आने की संख्या 4.5% थी और आज भी वही, इतने टेस्ट के बाद जो आज भी वही स्थिति 4.5% पॉजिटिव केस सामने आने की है। केंद्र सरकार का एक ही महत्वपूर्ण निर्णय इसके लिए रहा है, एक ही उन्होंने सूत्र अपनाया है कि हर हाल में जिंदगी बचनी चाहिए। कोरोना किसी भी स्थिति में भारत में तीसरी स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए और संक्रमित
की स्थिति, संक्रमण की स्थिति किसी भी रूप में विभत्स नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस 1 महीने के पीरियड के दौरान यही देखने को मिला है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत ने किस प्रकार कोरोना को नियंत्रित किया है, और चाहे यूएन हो, चाहे WHO, चाहे विकसित देश हो, उनके राष्ट्र अध्यक्ष हो, या फिर बिल गेट जैसे लोग हो, सभी आज भारत की वाहवाही कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वही यही है कि भारत का आम नागरिक अपने आप को सीमित करते हुए इस लड़ाई में सरकार के साथ कदम से कदम आगे बढ़ा रहा है। कोरोना वॉरियर्स अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हुए आम लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने यह भी देखा है कि हमारे यहाँ पे मानवता के उच्च मानदंड भी स्थापित हुए हैं। आम व्यक्ति ने बताया है कि गरीब और असहाय व्यक्तियों की किस प्रकार सहायता की जाती है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने है, आज जितने लोग हमारे यहाँ पे संक्रमित होकर सामने आए हैं, उनकी स्थिति हमारे यहाँ पे करीबन 21,700 के आसपास से संक्रमित लोग हैं, और करीबन 686 लोगों की जान इस बीमारी के माध्यम से गई है, और 4,324 लोग स्वस्थ होकर घर पे जा चुके हैं। यानी कि जो आंकड़ा स्वस्थ होने का वह भी विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ पे अधिक है। वीरेंद्र जी, जो आप बता रहे हैं स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, उनको स्क्रीन पे हम लगातार चला रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है उसके आंकड़े हमने प्रकाशित किए हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कहीं राजनीतिक तो नहीं हुआ। मैं आपके पास लौटूंगा। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। कुलवाल साहब, 1 महीने के सफर को किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस ढंग से सरकार जो व्यापारियों के बारे में लगातार बोल रही है, आज वो कह रही है कि रिपेयरिंग वाले आदमियों को खोला जा रहा है, मगर रिपेयरिंग का जो मजदूर है, जो मजदूर काम करने वाले हैं, वो सामान कहां से लाएंगे? सरकार एक चीज तो खोल देती है, दूसरी चीज नहीं बताती कि वो सामान कहां से लेके आएंगे। आज इंडस्ट्रीज को खोलने की बात कर रही है। इंडस्ट्रीज के अंदर जितने मजदूर से उसके करीबन 70% मजदूर तो फैक्ट्रियां छोड़ के चले गए हैं, और जो 30% बच गए हैं वो फैक्ट्री में रहना नहीं चाहते। उनकी स्थितियों कहते हैं सेठ से कि भाई तुम उनको किराए का घर दिलवाओ। आज स्थिति है कि व्यापारी वर्ग किस जगह खड़ा है। आज व्यापारी के सामने बैंकों की किस्तें है, आज व्यापारी के सामने मजदूरों का, मैं कह रहा हूं मार्च तक तो हम लोगों ने चुका दिया सब, मगर जो अप्रैल मई जो स्थिति है उस स्थिति में हम लोग कहां से पैसा लाएगा व्यापारी? इस बारे में सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपने ये कहा कि 3 महीने तक आगे बढ़ा दी जाती है, तो 3 महीने आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या उसका हमसे ब्याज नहीं ले रहे हैं? क्या आप हमसे ब्याज भी मांग रहे हैं? आप उसको हर समाज को, हर चीज को आप रियायत दे रहे हैं, मगर आज उद्योग और व्यापार जगत को कुल मिलाकर के आप सीधा ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर के आप यह कह रहे हैं कि सरकारों की पॉलिसी क्लियर नहीं है, कहते कुछ है, धरातल पे कुछ और मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। आप देख लीजिए योगेंद्र जी, अगर कोई फैक्ट्री में 100 मजदूर हैं, अगर आप 30 मजदूर हैं, तो 30 मजदूर का पास लेने के लिए क्या सेठ जी रोजाना चक्कर लगाएंगे क्या डिपार्टमेंट के? और आज खुद जब उनको पास दिया हुआ है, अब वो कहते हैं 26 तक पास है। 26 के बाद जो इनका ऐप है सरकार का, उस ऐप को खोल लीजिए आप, वो खुलेगा ही नहीं आपसे। आप इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, या तो आप वहां पे अधिकारी को बैठा दीजिए और वहीं पास दे दीजिए। इस प्रकार का काम करना चाहिए। आप ऐप खोल के पास देना चाहते हैं, आप खोल के देख लीजिए ना, 500 फोन कर लीजिए, अगर ये ऐप खुल जाए तो आप मुझे बताइए। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापारी की समस्या आपके सामने रख रहा हूं, और यह सच्चाई है कि आज व्यापारी किस स्थिति में है और आगे आने वाला उसके लिए कैसा समय होगा, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है हम लोगों की। सरकार को उसके बारे में विचार करना चाहिए, सब इंडस्ट्रीज के बारे में विचार करना चाहिए। अगर आज हमारे 30 मजदूर हम फैक्ट्री के बाहर रहने की जगह मांगेंगे तो हम कैसे देंगे उसको? उसके खाने का इंतजाम करो। उसके इतने नियम है योगेंद्र जी, अगर वो नियम की पालना करे ना तो सेठ जी फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, किसी भी कंडीशन में फैक्ट्री नहीं चलाएंगे। और फैक्ट्री कहां चलाई जा रही है? जयपुर की जो फैक्ट्री है वो सिर्फ आज रामचंद्रपुरा और बगरू में चला सकते हैं, सन्ना डूंगरी में चला सकते हैं। बाकी जो और फैक्ट्रियां हैं, जोटवाड़ा है, विश्वकर्मा है, अपने रीको सीतापुरा है, अपने 22 गोदाम है, आप कहीं फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो इसको स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहिए
जी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होगी। चलिए मैं अरुण शर्मा साहब, 1 महीने का लॉकडाउन पीरियड जब इसकी बिगनिंग स्टेज थी उस वक्त सब लोग एकजुट थे, तमाम लोग कह रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी सरकारों के साथ खड़े हैं, लेकिन 1 महीना कंप्लीट करते करते सियासी वायरस भी घुस गया इसके अंदर, एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो गई, एक स्टेप पे सामने वाली पार्टी उंगली उठाने लग गई। तो ये सब कुछ है, हमारा एजेंडा तो ये था कि हमें कोरोना से निपटना है, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है बीच में? देखिए, मैंने इसका जिक्र किया कि शायद पिछले कुछ सालों में आदतन हम कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अभी कुलवाल जी ने व्यापारियों का दर्द कहा, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई वर्ग नहीं है अपने समाज का जो घोर कष्ट में नहीं जी रहा है पिछले 1 महीने से। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आइडियली तो पोस्टमार्टम मरने के तुरंत बाद ही करना पड़ता है, पर मुझे लगता है कोरोना के ऑपरेशंस का पोस्टमार्टम पोस्टपोन कर दिया जाए तो अच्छा है। गलतियां तो ऊपर से नीचे तक लगातार गिनाई जा सकती हैं, लैक्यूनास गिनाए जा सकते हैं, बहुत खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुलवाल जी के अभी फैक्ट्री वालों की बता रहे थे, उसमें एक बात वो बताना भूल गए कि इस काम के दौरान अगर एक भी मजदूर पॉजिटिव पाया गया तो मैनेजिंग डायरेक्टर जेल में जाएगा और FIR लिखाई जाएगी। चलो ऐसे कोई शुरू नहीं करता। पहले मैं देख रहा था अरुण जी, इसके लिए मैं देख रहा था गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की, अभी मैं उसको पूरी नहीं पढ़ पाया, मैं उसमें देख रहा था, उसमें ये शायद आज कुछ ऑर्डर इस तरह के दिए हैं गृह मंत्रालय ने कि अगर कहीं पॉजिटिव मिलता है, अगर फैक्ट्री आप रन कर रहे हैं उस वक्त, उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो उसमें इस तरह के प्रावधान नहीं होंगे कि आपको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा, बस ये है कि आप उसका इलाज के लिए उचित जगह पहुंचाइए उसको। जो उसमें है मैं पूरी देख नहीं पाया, इस वजह से मैं पूरी तरह से कह नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद जो गिरफ्तारी वाला क्लोज है उस पर कुछ जरूर एक्शन लिया है जी। अच्छा है वैसे। अब तो हमको आदत है कि एक बार कोई बड़ी घोषणा करने के बाद उसकी करीब 150 संशोधन आते हैं बाद में, और हर रोज डायनेमिक सिचुएशन है, जैसे जैसे समस्या आती रहती हैं उनको सुधारने की कोशिश जारी है। फिर भी मुझे मौका मिला है तो एक बार फिर कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि अभी बहुत टाइम बचा है। जो भी कोरोना से बच जाएंगे उनके पास काफी टाइम है राजनीति करने का। 4 साल तक अभी मोदी जी की सरकार कहीं नहीं जा रही है, तो जो इस टाइप की बातें जो डिवीजन करने की है, हिंदू मुसलमान करने की है, ये जो शौक है अपना, वो एक कोरोना से निपटने के बाद किया जाए तो अच्छा है। इस पे जितनी जल्दी रोक लगे वो अच्छा है, वरना इससे क्या है, फोकस आपका डाइवर्ट हो जाएगा। और काफी अनाड़ियों का देश है, आपने देखा वो 2 संतों की निर्मम हत्या वहां लिंचिंग से कर दी लोगों ने। उस दुर्घटना पे किसको दुख नहीं है, वो मतलब बिल्कुल अमानवीय है। और किसी भी सभ्य सोसाइटी में इन चीजों की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि उसको कुछ सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए। जबकि अगली सुबह 101 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए, उनमें से कुछ बीजेपी के ऑफिशियल अधिकारी पदाधिकारी भी है, छोटे मोटे हैं, लगभग सब नशे में थे। वो जो 100-200 आदमियों की भीड़ थी, देशी शराब पी के उन्होंने ये कर दिया। ये प्योर जंगलीपना है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं वीरेंद्र शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, ऐसे उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के इस पीरियड में, लॉकडाउन का जो पीरियड है, जिस तरह से देश एकजुट खड़ा होता दिखाई दे रहा था, जहां सरकारें हैं, प्रतिपक्ष के दल उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन 1 महीना कंप्लीट करते करते हमारे बीच में एक वायरस घुसना शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं एक राजनीतिक वायरस। पॉलिटिकल पार्टी से राजनीति करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त दुनिया संकट में है, देश संकट में है, आम आवाम संकट में है, तो ये मुझे लगता है कि उचित टाइम नहीं है कि सियासी रंग चढ़ाया जाए इस पे। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल जहां
कंपटीशन में जिस तरह से, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे फिर दूसरे दल हो, वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक जनता की आम बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो कहते हैं कि ये वाजिब समय नहीं जब इस तरह की बातें, तो राजनीति क्यों नहीं समझ रहे? आम आदमी इस तरह की बातें कर रहा है कि ये उचित समय नहीं है कि राजनीतिक दलों को इस तरह से छींटाकशी करनी चाहिए। योगेंद्र जी, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो आपके चैनल के इस डिबेट में भी देखने को मिल रहा है। एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में अरुण जी को सामने आना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार की गंदी राजनीति उन्होंने यहाँ दिखाई है, महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का नाम लेने से पहले अरुण जी को यह सोचना चाहिए था कि उसमें एनसीपी के नेता थे, उसमें सीपीआई सीपीएम के नेता थे, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। भाजपा के नेताओं को बीच में कहां से ला रहे हैं? जयपुर और जोधपुर में जो तुष्टीकरण की राजनीति की है आपने, आपके जयपुर के 2 विधायकों के नाम जिस प्रकार के सामने आ रहे हैं, किस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार राशन की सामग्री में भेदभाव कर रहे हैं आपके विधायक, और राजस्थान की सरकार जिस प्रकार की गंदी राजनीति राजस्थान में कर रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व समझ रहा है कि कांग्रेस किस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियां अपना रही है, किस प्रकार इस संकट की महामारी में भी कांग्रेस किस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए आम जन से भेदभाव कर रही है। और मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ एक ही विषय, केंद्र सरकार ने, आरबीआई ने, राष्ट्रीय वित्त मंत्रालय ने इतने सारे पैकेज पूरे देश के लिए, जनता के लिए दिए, राजस्थान सरकार ने एक भी पैकेज की घोषणा की है क्या अभी तक? बताएं अरुण जी, क्यों नहीं राजस्थान सरकार राज्य के लिए पैकेज की घोषणा कर रही है? किस प्रकार ये सिर्फ गंदी राजनीति करना चाहते हैं, जो रामगंज में देखने को मिला, जो जोधपुर में देखने को मिला, जो कोटा में देखने को मिला है, जो बांसवाड़ा में देखने को मिला है। इनके विधायकों के ऊपर किस प्रकार की अंगुलियां उठ रही है? पुलिस वाले किस प्रकार के कह रहे हैं कि हमें सख्ती से कार्य नहीं करने दिया जा रहा। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? तबलीगी जमात के ऊपर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे जो कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला करते हैं, डॉक्टरों के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता? बताइए ना, तबलीगी जमात के ऊपर बोलने में इन्हें क्यों शर्म आ रही है? या ये तुष्टीकरण की राजनीति क्या नहीं है? ये इनकी शर्म आनी चाहिए। अरुण जी, आप जैसे लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आने की जगह आप यहां भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। आपके स्तर पर नहीं उतर पाऊंगा वीरेंद्र जी। आप तो मेरे से भी गंभीर स्तर पर उतर चुके हैं। आप तो मेरे से भी गंभीर स्तर पर उतर चुके हैं। आपके विधायक किस स्तर पर उतर चुके हैं ये देख रहे हैं, रामगंज में देख रहे हैं, किशनपुर में देख रहे हैं, पूरे जयपुर में देखने को मिल रहा है आपने किस प्रकार की गंदी राजनीति की है। शर्मा साहब, 2 मिनट का वक्त है, 1 मिनट 30 सेकंड में जवाब अरुण जी से दिला दूं आपको, और 1 मिनट का वक्त मैं कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। प्लीज एक बार जवाब सुन लीजिए अरुण जी का, अपने आरोप लगाए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इनके आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। और आपके आरोपों का अर्थ क्या है? आप मॉब लिंचिंग की घटना को अगर इससे जोड़ेंगे, मॉब लिंचिंग की घटना पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ नहीं बोला और आपने कहा कि ऐसी घटना हो गई। आप इस प्रकार की गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। सुनने को तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार रहिए ना। कुलवाल साहब, मैं ये बोल रहा हूँ योगेंद्र जी, ये राजनीतिक बात न करके ये देश हित की राज्य हित की बात क्यों नहीं करना चाहते? ये आरोप प्रत्यारोप तो वक्त के बाद में लगा लेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास चुनाव का। मैं कह रहा हूँ आज दोनों आपके पास नहीं है, गहलोत सरकार के भी 4 साल बाकी है, तुष्टीकरण की राजनीति बाद में कर लेते हैं आप। इन्होंने व्यापारियों के लिए क्या किया ये बता दीजिए, इंडस्ट्री के लिए क्या किया ये क्यों नहीं बताना चाहते? सिर्फ ये बात, ये राजनीतिक बात करके इसको खत्म करना चाहते हैं। ये माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा कुलवाल साहब, समय का अभाव है। तो चलिए, खास खबर में हमने कोशिश की है कि 1 महीने का जो सफर है वो कैसा रहा आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, जर्नलिस्टिक नजरिए से भी और राजनीतिक दलों के नजरिए से भी। तो आज समय कम होने के नाते हम आपको रोकना चाहेंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।